नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो घटना चक्र पॉलिटी से हम EORO और RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने राष्ट्रपति डिस्कस किया था, उसमें साउंड का टेक्निकल इश्यू आ गया था, इस कारण से साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम घटना चक्र बुक से कर रहे हैं और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम से टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और चौथा है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो इनमें से सही उत्तर सेलेक्ट करना है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं रहती, ये ऑप्शन गलत है, निहित है दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इसमें राइट है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में है, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो 2, 3 और 4 ये तीनों सही है। संविधान का अनुच्छेद है 53(1) के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो ऊपर ऑप्शन में अपने को प्रधानमंत्री दे रखा था, लेकिन ये होगी राष्ट्रपति होगा उसमें। और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब एक आर्टिकल है 74(1) इसके तहत प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है ये? 74(1) के द्वारा। 53(1) के अनुसार जो है कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद एक आर्टिकल है 75(1), इसके अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में अनुच्छेद 75(5), ये भी एक आर्टिकल है। इसके प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य अगर कोई नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कौन से आर्टिकल के अनुसार है? 75(5) इसके अनुसार है ये। या मंत्रिपरिषद में शामिल भी हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की जो है सदस्यता अवश्य लेनी होती है। ठीक है, सम्मिलित तो हो जाएगा या प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, लेकिन उसको 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। कौन से आर्टिकल के अंदर है ये? 75(5) में। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है बताना है। कौन सा कथन इसमें से सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। ठीक है, नाम मात्र का नहीं है, वो तो प्रधान होता है। गलत कथन है ये। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी है। अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो ये इसमें सही है, डी। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद है 74(1). ठीक है, 74(1) याद रखिए। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो है इसको सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, 74(1) के अनुसार होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो अन्य जो मंत्री होंगे वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर।
इसके बाद में आर्टिकल है 75(3), ठीक है, अलग अलग आर्टिकल है, ध्यान रखिए। 75(4)(1) है एक तो, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। ये दूसरा आर्टिकल है 75(3), इसके तहत मंत्री परिषद जो है, जिसमें प्रधानमंत्री भी है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके लिए, लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। प्रधानमंत्री व्यवहार में यानी राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री जो है क्या होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है भारत के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका, राज्य सरकार का है, केंद्रीय सरकार का है, या राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का है। तो सेंटर में होता है प्रधानमंत्री, तो केंद्रीय सरकार का। 74(1) इसके अनुसार जो है प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, आर्टिकल 74(1) के अनुसार, और इसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का जो प्रधानमंत्री है वो केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका व्यवहारिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। वस्तुतः वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 इसमें प्रावधान है दायित्वों का, ठीक है। किसके दायित्वों का प्रावधान है अनुच्छेद 78 के अंदर, तो लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, या प्रधानमंत्री के। तो किसके दायित्व है आर्टिकल 78 के अंदर, तो 78 के अंदर जो है ये है प्रधानमंत्री के दायित्व, ठीक है। किसके हैं, प्रधानमंत्री के दायित्व है आर्टिकल 78 के अंदर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रतिस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, ठीक है। तो ये कर्तव्य है किसके, प्रधानमंत्री का। दूसरा एक संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और तीसरा इसका कर्तव्य होगा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। तो ये क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल 78 के अंतर्गत है प्रधानमंत्री के दायित्व, ठीक है। तो 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के दायित्व। कैबिनेट का क्या तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। तो ऑप्शन नंबर बी। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, कैबिनेट का अर्थ है मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री भी आ जाते हैं और उपमंत्री भी शामिल हो जाते हैं। तो मंत्री परिषद में तो कौन कौन है, प्रधानमंत्री हो गया, इसके अलावा कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उपमंत्री हो गए। लेकिन मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल के अंदर कौन होता है, एक तो प्रधानमंत्री होता है और उसके साथ कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं केवल। कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट में शामिल होते हैं केवल कैबिनेट के मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस में हुआ है, कहाँ हुआ है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, तो ये हुआ है आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। मंत्रिमंडल का प्रयोग एक बार हुआ है और कौन से आर्टिकल के अंदर हुआ है, ये आर्टिकल है 352।
तो संविधान के अंदर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड जो है 3 के अंदर किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब संघ का मंत्रिमंडल, ठीक है, यहाँ वर्ड आ गया मंत्रिमंडल, उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 में उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352(3) इसके अंदर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, 2 बार इसका उल्लेख किया गया है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एन गोपालास्वामी अय्यंगार समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये कथन है। दूसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ठीक है, तो कौन से कथन इसमें सही है? ठीक है, तो पहला इसमें गलत है, दूसरा वाला सही है। इसमें 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। एन गोपालास्वामी अय्यंगार संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। ठीक है, ये कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। इनका नाम है एन गोपालास्वामी अय्यंगार। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी। इन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर जो है मंत्रियों के समूह बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार और एक संगठन एवं प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नगत 1 सही नहीं है। दूसरा है इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। इसके अनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। तो जो कार्मिक विभाग जो होता है वो किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री के अंडर। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया। 1973 में इसका को परिवर्तित किया गया किसमें? कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में। पहले इसका नाम था क्या? कार्मिक विभाग, उसके बाद कर दिया कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग। अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटा दिया और गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। पहले ये कैबिनेट सचिवालय में था, उसके बाद में 1977 में गृह मंत्रालय के अंडर आ गया ये डिपार्टमेंट। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित करके प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। गृह मंत्रालय से फिर हटा दिया गया और किसके अंडर में आ गया? ये प्रधानमंत्री के अंडर में। ठीक है, मार्च 1985 के अंदर इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया 1985 के अंदर। और इसका समग्र प्रभार जो है प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। तो ये डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट देखिए, कार्मिक और प्रशासनिक है, प्रशासनिक सुधार है, कार्मिक और प्रशिक्षण है, प्रशासनिक सुधार है, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय। ये सारे डिपार्टमेंट जो है किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं प्रधानमंत्री जी के अंडर में। अगला है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन किया जाता है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर। दूसरा पॉइंट है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो प्रधानमंत्री सलाह देता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, या ठीक है। तो सेकंड वाला तो ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट वाला इसमें गलत है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का एक प्रमुख होता है, जो सचिव सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये जो कैबिनेट सचिव होता है ये किसका पदेन अध्यक्ष होता है?
सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में और कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार यानी कार्य आवंटन नियम ये है 1961। इसके तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए भारत सरकार का नियम है 1961। इसके तहत ही सरकार जो मंत्रालय है वो सृजित किए जाते हैं। मंत्रालय या विभाग जो बनाए जाते हैं वो 1961 का नियम है ये भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, और ये बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री को भी नियुक्ति दी जाती है, और मंत्रालय और विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। ठीक है, डिपार्टमेंटों का बंटवारा भी राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और सृजन भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन से नियम के अंडर करता है ये है भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत। अगला है संसदीय शासन में वास्तविक यानी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होती है संसदीय शासन के अंदर प्रधानमंत्री के पास। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का एक कार्यकारी प्रमुख होता है, और वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है? प्रधानमंत्री यानी पीएम के पास होती है। अनुच्छेद 74(1), ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका कार्रवाई शक्तियां हैं, कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी, तो ये गलत है, राष्ट्रपति के नाम से है ये। पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। भारतीय संविधान के आर्टिकल है 71, इसके अनुसार भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। तो कार्यपालिका में जो भी कार्रवाई होगी वो किसके द्वारा की हुई मानी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 77(3), इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, अगला है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं। ठीक है, उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री है संसद के उच्च सदन के सदस्य है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर उच्च सदन का जो प्रधानमंत्री अगर सदस्य है उच्च सदन का, तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वो वोट नहीं दे सकेंगे अगर वो उच्च सदन के सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है। ठीक है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य है तो वहाँ बोलेगा, वो मतदान भी करेगा, लेकिन जिस सदन का अगर वो सदस्य नहीं है तो बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। जैसे लोकसभा का वो सदस्य है मान लीजिए, तो लोकसभा के अंदर वो बोल सकता है, मतदान भी कर सकता है। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर वो केवल बोल सकता है, वहाँ मतदान नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु
लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव किसमें लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, उच्च सदन का मतलब राज्य सभा का सदस्य है, वो राज्यसभा सदन के सदस्य है, तो वो क्या है, लोकसभा में वो केवल बोल सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं दे सकते। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति, तो ये आर्टिकल नंबर 75 है, ये विवेचित करता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल है 75, ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1), इसके अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2), इसके अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य, भारत के प्रधानमंत्री। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का एक सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, आमतौर पर, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री बनता है वो कौन से सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें केवल लोकसभा दे रखा है, तो दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, जैसा कि फर्स्ट में कहा गया है। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, गलत है ये। जरूरी नहीं है वो सदस्य हो, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी गलत है। मतलब वो किसी दोनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो या नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पद पर आता है तो 6 माह के भीतर उसको किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 75(5) के प्रावधान के अनुसार है ये। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु बतानी है कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। इससे पहले अपन ने राष्ट्रपति की आयु पढ़ी थी, वो थी 35 वर्ष। तो संविधान का आर्टिकल है 75(1). इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। लोकसभा के सदस्य के लिए तो 25 वर्ष की आयु है और राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी है? 30 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी है? 25 वर्ष की आयु है। तो ध्यान रखिए, लोकसभा के सदस्य अगर कोई बनेगा तो वो 25 साल की होगी और राज्यसभा का सदस्य कोई बन रहा है तो वो 30 साल की होगी। प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को। तो संविधान का आर्टिकल है 75(1), वापिस ये आर्टिकल आ गया। इसके तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित व्यक्ति जो होता है, जो संसद का सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब सामान्यतः देखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? जो बहुमत प्राप्त हुआ है जिस पार्टी को, ठीक है, उसमें जो उसके द्वारा जो नामित व्यक्ति है,
उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसी अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला, अगर लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। सही बताना है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो इसमें करेक्ट जो है वो तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है। चाहे तो संसद के बाहर का कोई व्यक्ति है उसको भी वह मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर उसे 6 माह के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ये है आर्टिकल 75 के 5 में। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है वो केंद्रीय मंत्री, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी मंत्री है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो कितने दिन तक वो मंत्री पद पर बना रह सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या है, पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 महीने का है प्रावधान। अगला है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है ये। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी कार्य है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, ये भी जो है सही है, ठीक है। तो तीसरा गलत है, बाकी सही है। मंत्रिमंडल का जो सदस्य है निम्न सदन यानी लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन मतलब राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है या तो लोकसभा का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो सकता है, या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, या संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये है लोकसभा के प्रति जवाबदेह। तो ये है आर्टिकल 73 के 3 में। इसके तहत मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी रहता है। तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है ये, और एक अनुच्छेद 75(3) के अनुसार होती है ये, ठीक है। तो 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद किसके लिए के रूप में उत्तरदायी होती है? आर्टिकल 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और ये होगी संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप संसद इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
संघीय मंत्री परिषद के प्रति के मंत्री जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये है आर्टिकल 75(2) के अनुसार, ठीक है। के अनुसार तो क्या है, संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब उनका कार्यकाल है 75(2) के अंदर। और 75(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और दूसरा पॉइंट है, संघ के मंत्री जो है प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। तो ये तो गलत है, प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत नहीं करते, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत करते हैं। तो अब केवल एक सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कथन और कारण का है कि भारत संघ में मंत्री परिषद, ठीक है, संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा कथन है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो दूसरा सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है इसका। तो संविधान के आर्टिकल 75(3) इसके अनुसार अपन ने अभी देखा था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है संघीय मंत्री परिषद। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद 75(5) के अनुसार उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदस्य की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये तो गलत है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण कर सकते हैं, ये सही है। और तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है। तो संविधान का अनुच्छेद है 75(3), ठीक है, वापस वही है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी केवल लोकसभा के प्रति। और अनुच्छेद 75(2) इसके अनुसार मंत्री जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 क ये भी एक आर्टिकल है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें भारत का संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में उसका पालन किया जाता है? तो सेकंड वाला है इसमें कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, ठीक है, निम्न सदन के अंदर बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन मतलब लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था मतलब अनुच्छेद 75(3) इसके कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। तो चूंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है 75(3) के अनुसार, इसलिए ये एक परिपाटी बनी हुई है कि यदि वह अपना बहुमत खो देता है प्रधानमंत्री तो उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका तो विधायिका के अंडर में आती है कार्यपालिका, ठीक है। तो भारत में जो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अंडर में रहेगी? विधायिका के अंडर में रहेगी, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन जो है विधायिका के सदस्यों में से ही होता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका का गठन किस में से होता है? विधायिका के सदस्यों में से होता है। और कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका किसके अंडर में आएगी? विधायिका के अंडर में आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका एक प्रस्ताव, कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो संसद में जो विश्वास प्रस्ताव मतलब मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको अपन कहते हैं, इसका समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव यानी संसद या लोकसभा में तभी जाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो लोकसभा में जब उसे बहुमत सिद्ध करना होता है तभी वह संसद में संसद में लाती है सरकार। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई भी एक सदस्य रख सकता है। इसको प्रधानमंत्री रख सकता है या मंत्रिपरिषद रख सकता है या कोई एक सदस्य रख सकता है। जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्ष का कोई एक सदस्य के द्वारा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, ठीक है, पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव ये कौन लाता है? विपक्ष लाता है। अगला, किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना पड़ता है? तो किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो लोकसभा सदन के सदस्यों के द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? ठीक है, अपना त्यागपत्र दे दिया किसी ने तो अपने मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो ये लेनी पड़ती है स्पीकर की। ठीक है, तो लोकसभा के प्रक्रिया का संचालन संबंधी नियम है 199। इसके अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री जो है वक्तव्य नहीं देना चाहता तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। तो ये अनुमति किससे लेता है? स्पीकर से लेता है बोलने के लिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। ठीक है, तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो ये नियम कौन सा है? लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम है 198। ठीक है, इसके तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव और इसके लिए लोकसभा में कम से कम 50 कैंडिडेट्स का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा है 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न कथन पर विचार करिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है और इसमें से अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो दोनों कथन ये सही बताने हैं। ठीक है, तो दोनों सही है इसके अंदर 1 और 2। अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में और पूरा स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा के अंदर। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव को पूरा स्थापित किसमें किया जाएगा? लोकसभा के अंदर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 75(3) और इसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का भी कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 118(1) इसके अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा के अंदर अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है।
इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख जो है संविधान में न होकर लोकसभा के नियम कौन से में है, 198 के अंदर है। ठीक है। अगला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, या राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव करवाया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। तो ये तीनों तो स्थितियां बन सकती है, लेकिन ये आपातकाल की, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सेंटर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, राज्य में लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। तो वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार के गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। ठीक है। नई सरकार के गठित होने तक जो मंत्रिपरिषद है जिसको त्यागपत्र देना है वही कार्य करती है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना। तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। ये नेहरू की कैबिनेट के अंदर पहले तो गृह मंत्री थे, इसके बाद में इनको बनाया गया रक्षा मंत्री। तो कैलाश नाथ काटजू ये 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में इन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया और 57 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। नाम याद रखिए, कैलाश नाथ काटजू। पहले बने ये विधि मंत्री, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद में बने ये गृह मंत्री और इसके बाद में बने ये रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री का नाम बताना है, कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1948 तक के पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 48 के अंदर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जॉन मथाई दूसरे थे, इसके अंदर ऑप्शन में जॉन मथाई दे रखा है। पहले कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। कानून मंत्री था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद थे BR अम्बेडकर। ठीक है, अंतरिम सरकार के अंदर 1946 में थे जोगेंद्र नाथ मंडल और 1947 मतलब आज़ाद होने के बाद BR अम्बेडकर कानून मंत्री बने। अगला, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। ठीक है, तो 1947 का पोर्टफोलियो और 1946 की अंतरिम सरकार का पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो इसमें हो जाएंगे CH भाभा। ठीक है, CH भाभा का था जो भिन्न था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसंगत जो व्यक्ति है इनका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य और कृषि मंत्री, CH भाभा थे वाणिज्य मंत्री और सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। इन व्यक्तियों का पुनर्गठित अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो क्या था। जगजीवन राम जी का था श्रम मंत्री और इसके बाद में भी श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। CH भाभा ये खान और विद्युत कार्य, ठीक है, इसमें चले गए, पहले थे ये वाणिज्य मंत्री, तो ये सही हो जाएगा। सरदार बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे, पहले भी बाद में भी रक्षा मंत्री है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवे गौड़ा साहब। ठीक है, तो भारत के व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके HD देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से लेकर
21 अप्रैल 97 तक पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कितने हैं, कौन से हैं, ये है 15वें प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ही उल्लेख है। तो 12वें प्रधानमंत्री कौन थे, एच.डी. देवेगौड़ा। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित करना है। देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल और विश्व प्रताप सिंह। तो एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल था 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से लेके 2004 तक। इंद्र कुमार गुजराल का था 21 अप्रैल 1997 से लेके 1998 तक 19 मार्च। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ये जो अवधि दी गई है इससे पूर्व 16 मई 96 से लेके 1 जून 96 को संक्षिप्त अवधि के लिए भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल याद रखिए सभी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, इसके अलावा इंदिरा गांधी भी रही है, गुलजारीलाल नंदा भी रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं। तो गुलजारीलाल नंदा जो है 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। तो समयांतर के बाद एक से अधिक बार किया। ठीक है, लगातार नहीं, समयांतर के बाद। तो इसमें सही ऑप्शन है गुलजारीलाल नंदा जी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो 3, 4 और 5 इसके करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनके प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारीलाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक बने थे। ठीक है, और दूसरी बार बने थे 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, तो इनके बीच में समयांतराल आ गया। इंदिरा गांधी जी 1966 और 1980 में बनी और अटल बिहारी वाजपेयी जी बने 96 में और दूसरी बार बने 98 में। ठीक है, तो गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ये समयांतराल पर 2 बार बने गए। ठीक है, एक से अधिक बार मतलब ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। तो देश के बाहर हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु और इनकी हुई थी ताशकंद में। ताशकंद है वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को, ये भी याद रखिए। निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है। पी.वी. नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवेगौड़ा, चरण सिंह और नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनसे संबंधित मुख्यमंत्री का बताने हैं। तो पी.वी. नरसिम्हा राव जो है अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मोरारजी देसाई रही मुंबई के। नरेंद्र मोदी रहे गुजरात के। चरण सिंह रहे अविभाजित उत्तर प्रदेश के और एच.डी. देवेगौड़ा जी रहे कर्नाटक के। तो याद रखिए ये सारे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। एच.डी. देवेगौड़ा रहे थे कहाँ के, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, एच.डी. देवेगौड़ा जी रहे थे कर्नाटक के। पी.वी. नरसिम्हा राव जी रहे थे आंध्र प्रदेश के। चंद्रशेखर जी नहीं रहे थे। मोरारजी देसाई ये रहे थे मुंबई के। ठीक है, तो चंद्रशेखर आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इसमें चंद्रशेखर जी नहीं रहे, बाकी सब थे। मोरारजी देसाई थे, चरण सिंह जी थे और पी.वी. नरसिम्हा राव थे। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री तो काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो लोकसभा के सदस्य नहीं थे चंद्रशेखर जी। ठीक है, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री तो काल में लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है,
जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे। तो लोकसभा के सदस्य कौन थे उस समय पर? चंद्रशेखर जी थे। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में किसी में उपस्थित नहीं हुआ? ठीक है, अपने कार्यकाल के अंदर किसी भी सदन में उपस्थित नहीं हुए, उन प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो ये है चरण सिंह जी। ठीक है, तो ये रहे थे 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। इनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों जो है प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे, केवल चरण सिंह जी को छोड़कर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो संघीय वित्त मंत्री की बात करें तो वीपी सिंह रहे हैं संघीय वित्त मंत्री, आर वेंकट रमन जी भी रहे हैं, वाई चौहान भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। ये सब रहे हैं संघीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री किसके द्वारा की गई? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति। तो नरसिम्हा राव जी के द्वारा ये नीति घोषित की गई थी। ठीक है, 24 जुलाई 1991 और इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण है, निजीकरण है, भूमंडलीकरण है और बाजारीकरण है, इसकी नीति अपनाई गई। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। तो सही नहीं है बताना है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे ये। तो भारत के वित्त मंत्री थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, लेकिन ये वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य है या पंजाब से राज्यसभा के सदस्य है, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है या असम से राज्यसभा के सदस्य है? तो मनमोहन सिंह जी जो है ये असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके पश्चात वे लगातार असम में ही 1996, 2001 और 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। वर्तमान में मतलब 2019 की बात है, 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, 2019 से क्या है, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो इसके अंदर दोनों सही है, लेकिन जो कथन है कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कारण है, सॉरी इसमें कारण है, इधर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन दोनों सही है। ठीक है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक क्या करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं। और इसका कारण है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो कार्य करता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी जो है अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जो है अंतिम रूप से मंत्री की ही होती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण यह है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो दोनों सही है ये। ठीक है,
उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय रहता है। किसी भी व्यक्ति को वह जो है उसे प्रधानमंत्री का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में भी उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है और उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का जो निर्धारण है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किसके द्वारा हुआ है। तो ये संविधान के अंदर नहीं है इसका उल्लेख, तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं है, राष्ट्रपति में है। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ठीक है, गलत है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कैबिनेट सचिवालय जो है प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री जो है अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य नहीं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो केंद्रीय जो कैबिनेट का सचिवालय जो है संसदीय के अधीन कार्य नहीं करता है, तो दोनों गलत है इसमें। ठीक है, 1 और 2। संविधान के अनुच्छेद है 75(3), इसके अनुसार मंत्रिपरिषद है जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, तो याद रखिए केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन आता है, प्रधानमंत्री के अधीन आता है। ठीक है, तो इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है प्रशासनिक प्रमुख। और जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये जो कैबिनेट सचिव होता है ये किसका पदेन अध्यक्ष होता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का। अगला है कथन और कारण। कथन और कारण, ठीक है। तो कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनना है। कथन दे रखा है एक, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन 2 दे रखा है, कैबिनेट समितियां जो है प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। और कथन 3 है, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो, ठीक है, तो वह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हो। और कथन 4 है इसका, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो कौन कौन से सही है और इसमें कौन कौन से गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा इसमें गलत है। ठीक है, तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं किया हुआ है और ये जो है गठित की जाती है समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा ज़रूरत और परिस्थिति के अनुसार। तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है और ये संविधान इतर निकाय है। कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा समय की जरूरत और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो दोनों सही है। कैबिनेट समिति का जो सदस्य है प्रधानमंत्री अगर है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल नहीं हो।
प्रधानमंत्री है अगर उस समिति के अंदर तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेगा, अन्यथा अदर प्रधानमंत्री नहीं है तो अन्य मंत्री उसकी अध्यक्षता करेगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं, संसदीय मामलों की अगर होती है तो, और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा इसमें गलत हो जाएगा। केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ठीक है, ध्यान रखना है, 15% से अधिक नहीं होगी। किसकी संख्या? कि कुल मंत्रियों की संख्या जो है, प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लेंगे तो लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 क को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्रिपरिषद को मिला दे प्लस प्रधानमंत्री को मिला दे तो जो कुल सदस्य है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होगी इनकी संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा की सीमा लिमिट की गई है? तो अभी हमने पढ़ा है इसको, 91वें संविधान संशोधन 2003 का है ये। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 15 अगस्त 47 को केंद्र में मंत्रियों की संख्या 18 थी और वर्तमान में केंद्र में मंत्रियों की संख्या 36 है। तो सही बताना है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में मंत्रियों की संख्या कितनी है? 51। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। तो भारत में जो है सरकार के द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय के द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय के द्वारा किसी विषय पर विस्तृत और आधिकारिक विवरण है ये जो है श्वेत पत्र, जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट पेपर, इसके रूप में जारी किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, तो ये रिपोर्ट थी गोपाल स्वामी अयंगर की, उसकी रिपोर्ट पर आधारित था ये। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, इसमें अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के एक नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि इसके बाद ही संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की रिपोर्ट जो इनकी रिपोर्ट पर ही आधारित थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो है नए ग्रुप बनने चाहिए, ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य कौन कौन से हैं? तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, सही है, और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी करता है, तो दोनों सही है इसमें। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है, कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा इसमें। भारत सरकार या कार्य आवंटन नियम है 1961, इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय के नियमों की प्रथम अनुसूची में इनको स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित नियम क्या क्या है? देखो, मंत्रिमंडल अथवा तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय मतलब सेक्रेटरियल सहायता, और सेकंड है कार्य के नियम।
मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवीय सहायता में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना। किसके काम है ये? मंत्रिमंडलीय सचिवालय के, ध्यान रखना। मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण करना और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी रखना। तो ये कार्य है किसके? ये कार्य है मंत्रिमंडल सचिवालय के। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? संसदीय सचिव, ठीक है। तो इसका पद किस वर्ष में सृजित किया गया? तो 1951 में सृजित किया गया था ये। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है और संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो हायर रैंक का है ये सरकारी पद और इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य है कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना। कौन सा सम्मिलित नहीं है? JL नेहरू शांतिवन, LV शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी कर्म भूमि। तो चौथा वाला इसमें सही नहीं है, ये इनके समाधि स्थल है, ठीक है। और बाकी सारे मैच है, राजीव गांधी का कर्म भूमि नहीं है, ठीक है। कर्म भूमि जो है ये है राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा की है, ठीक है। राजीव गांधी की जो वीर स्थली है उसका को समाधि स्थल है, उसका नाम है वीर भूमि। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और ये थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। 1964 से 66 तक रहे थे लाल बहादुर शास्त्री और इन्होंने भारत पाक के युद्ध के समय जो है ये भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।